Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will discuss your new topic which is related to the mathematical physics of BSc first sem students. In this video the topic is nothing but the Stokes theorem. Stokes theorem. By the help of Stokes theorem we can convert a line integral into a surface integral very easily. Okay. लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या किया था कि एक क्लोज सरफेस इंटीग्रल को हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से वॉल्यूम इंटीग्रल में इजीली कन्वर्ट कर सकते थे। सिमिलर यहाँ पर हम स्टोक्स थ्योरम की जब बात करेंगे तो स्टोक्स थ्योरम हमारे लिए क्या हेल्प करती है कि जैसे कि हमारे पास यदि कोई लाइन इंटीग्रल है अलोंग ए क्लोज्ड कर्व, देन वी कैन इजीली कन्वर्ट यूजिंग दिस थ्योरम इनटू ए सरफेस इंटीग्रल, and in that condition surface integral is very easy to solve that problem with respect to the line integral. देखिए क्या होता है कि जब हम लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स में कभी कभी हम यह देखते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लाइन इंटीग्रल की हेल्प से सोल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, जबकि उसी की कंपैरिजन में यदि हम उस प्रॉब्लम को एक सरफेस इंटीग्रल की हेल्प से सोल्व करते हैं तो वो काफ़ी इजीली सोल्व हो जाती है। इसी प्रकार यदि बात की जाए कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि उन प्रॉब्लम्स को सरफेस इंटीग्रल की हेल्प से सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम इंटीग्रल, तो उस कंडीशन में हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके उसे वॉल्यूम इंटीग्रल की हेल्प से सोल्व करते हैं, और यहाँ पर हम स्टोक्स थ्योरम का यूज करके लाइन इंटीग्रल को पहले सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं और सरफेस इंटीग्रल को काफ़ी इजीली वहाँ पर हम सोल्व कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है और इसे हम फिजिकल कंसेप्ट्स को यूज करके कैसे ड्राइव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो है स्टोक्स थ्योरम को मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज करके ड्राइव नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो इसका डेरिवेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ द फिजिकल डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना, जो फिजिकल क्वांटिटीज होगी उनकी जो डेफिनेशन होगी, उनके जो कंसेप्ट होंगे, उन कंसेप्ट्स को यूज करके हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट होगा वो भी फिजिक्स के कंसेप्ट से होगा, अदरवाइज जब आप मैथमेटिक्स में इसी स्टेटमेंट्स को आप राइट डाउन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप बताते हैं कि आपका जो सरफेस है वो कैसी है, पीस वाइज है, स्मूथ है, कंटिन्यूस है, आपका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लाइक दैट। तो यहाँ पर हम ये मानकर चलेंगे वो सभी चीज़ें, क्योंकि हम जैसे ही यहाँ पर बात करेंगे तो एक वेक्टर फील्ड की बात कर देते हैं, तो वेक्टर फील्ड अपने आप में क्या होता है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए हम वहाँ पर उसे ये बात यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं। बट जब हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो वहाँ पर कोई भी वेक्टर ए हो सकता है, वहाँ पर वेक्टर फील्ड की बात नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हमें मेंशन करना होता है कि जो आपका वेक्टर है वो आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, एटसेट्रा। तो कुछ इस तरीके से। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टोक्स थ्योरम, सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की बात करेंगे और फिर इसे हम इजीली ड्राइव करने की कोशिश करेंगे फिजिकल कंसेप्ट्स को यूज करके। देखिए जैसे कि मैंने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको बताई थी, जैसे हमने डेफिनेशंस का, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन का यूज करके हमने इजीली उसे ड्राइव किया था, सिमिलर एज हम यहाँ पर भी कर्ल की जो डेफिनेशन होगी उस डेफिनेशन को यूज करके हम इजीली यहाँ पर इसे ड्राइव कर सकते हैं। वो देखिएगा कैसे। सबसे पहले बात करूंगा स्टेटमेंट की। सबसे पहले यहां पर डाल देते हैं स्टेटमेंट। तो एग्जाम में यदि आपका स्टोक्स थ्योरम आती है तो वो ऐसी आएगी, स्टेट एंड प्रूव द स्टोक्स थ्योरम। ठीक है ना, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, उसका स्टेटमेंट देना होगा, उसका कथन क्या है, और उसके बाद आपको करना होगा उसे प्रूफ। तो पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि आपके पास एक वेक्टर फील्ड है, एक क्लोज्ड कर्व है, और जब आप एक क्लोज कर्व की बात करते हैं, सपोज कर लीजिए आपके सामने ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड की अपनी एक बाउंड्री भी होगी। ये जो बाउंड्री है इस बोर्ड की, ये आपका एक कर्व हो गया, और इस कर्व ने अपने अंदर आप देखेंगे इनसाइड एक सरफेस को बाउंड किया, तो ये आपकी एक सरफेस हो गई और ये आपका ओवरऑल एक क्लोज कर्व हो गया। ये कंडीशन है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं कंसीडर करूंगा द
द लाइन इंटीग्रल, यहां पर देखिएगा द लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, सपोज कर लीजिए कि वेक्टर ए है, अलोंग द या अराउंड द, ऐसा कर लीजिए या अलोंग ही कर लीजिए, अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड कर्व, सपोज दिस इज C, क्लोज्ड कर्व C is equal to the surface integral of the curl of that vector field वेक्टर ए, और सरफेस इंटीग्रल की सरफेस के ओवर होगा ओवर द सरफेस एस विच इज बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व C। तो यहां पर आप देखिएगा क्या स्टेटमेंट में क्या बात कही गई यहां पर कि किसी वेक्टर फील्ड A का जो लाइन इंटीग्रल है किसी क्लोज्ड कर्व के अलोंग, वो आपका उस वेक्टर फील्ड के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। वो सरफेस कौन सी होगी? वो सरफेस होगी जो इस क्लोज्ड कर्व C द्वारा क्या होगी? बाउंड होगी। क्लियर है ना? यदि इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए, दैट इज लाइन इंटीग्रल अलोंग ए क्लोज्ड कर्व, दैट मीन लाइक दिस। डायरेक्शन यहां पर बताती है कि आपने जो लाइन इंटीग्रल लिया है क्लोज कर्व के अलोंग, वो किस ओरिएंटेशन में लिया, किस डायरेक्शन में लिया है। तो हम ऑलवेज जनरली जो बात करते हैं पॉजिटिव साइंस में, वो काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं। दैट मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स वामावर्त दिशा में। तो सपोज दिस इज क्लोज कर्व C एंड वेक्टर फील्ड इज A, लाइन इंटीग्रल डिफाइंड एज A डॉट dl इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल और सरफेस S, सरफेस 2 डायमेंशन होते हैं इसलिए डबल इंटीग्रल ले लेते हैं। आप सिंगल इंटीग्रल भी ले सकते हैं और उस पर लिख सकते हैं S। यदि आपने S मेंशन कर दिया तो सिंगल इंटीग्रल भी आपका काम करेगा। यहां पर आपका क्या हो जाएगा? कर्ल ऑफ वेक्टर A डॉट ds। क्लियर है ना? या अनदर वे में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दैट सरफेस इंटीग्रल S कर्ल ऑफ वेक्टर A डॉट n cap ds, where n cap is the normal to the surface element ds, okay, in outward direction। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सॉरी स्टोक्स थ्योरम। और करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, लाइन इंटीग्रल अलोंग ए क्लोज्ड कर्व C A डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर सरफेस S कर्ल, यानी कि डेल क्रॉस ऑफ वेक्टर A डॉट ds। ओके, ये आपका हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट और भी क्लियर करना चाहता हूं मैं यहीं के साथ कि कभी कभी हम सरफेस इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल से शो करते हैं, कभी कभी सरफेस इंटीग्रल को हम एक सिंगल इंटीग्रल से शो करते हैं। देखिए जनरली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि आपने एक सरफेस ली लाइक दैट, और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई,
और यहां पर आप देखिए सपोज करिए कि ये dx वाला हो गया, ये dy एलिमेंट हो, तो आप सरफेस एलिमेंट लिखेंगे dx इंटू dy। यदि आपका ये इंटीग्रेशन सिंपली ds को लेने पर ही सोल्व हो जाता है, सपोज लाइक दैट कि सपोज करिए गॉसिस थ्योरम आप पढ़ते थे 12th क्लास में, तो वहां पर क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, तो ये टर्म यहां वाली यदि कांस्टेंट मिल जाती है, आपको क्या मिल जाती है, जब आप इसे डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो a ds cos थीटा मिलेगा, तो a और cos थीटा यदि आपको कांस्टेंट मिल जाता है और वो इस इंटीग्रल से बाहर निकल जाता है, तो ओवरऑल इंटीग्रल आ जाता है आपका एरिया पर, और जो भी सरफेस आपको दी होगी डायरेक्ट आप उसका एरिया यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आपको इसे एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज यदि आपका इंटीग्रेशन जो है इस टर्म पर डिपेंड करता है, ये वेरिएबल टर्म है, तो आपको वहां पर ds को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होगा लाइक दैट dx इंटू dy। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जब dx dy होगा तो एक इंटीग्रल dx के लिए होगा, एक इंटीग्रल आपका dy के लिए होगा, ठीक है। तो इसलिए डबल इंटीग्रल लगाया जाता है, तो जनरल फॉर्म डबल इंटीग्रल की है, लेकिन यदि सपोज करिए कि आपका ये कांस्टेंट हो गया, तो आप इसे बाहर निकाल लीजिए और सिंगली आप ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, तो s की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं, तब आपको इसे इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, तब आप उस कंडीशन में सिंगल भी इंटीग्रल लगाकर काम कर सकते हैं। लेकिन सरफेस इंटीग्रल 2 डायमेंशन है, तो 2 ही इंटीग्रल आप यहाँ पर यूज करेंगे। अब कंसेप्ट ये है कि हमें इसे प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि जो आपका कंसेप्ट है, यहाँ पर आप देखिए इधर इसमें कुछ नहीं है, ये तो एक लाइन इंटीग्रल हो गया, हम एक कर्व क्लोज कर्व सी कंसीडर करेंगे, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो आपकी निकल जाएगी, हमें इसे इसके इक्वल करना है। लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखते हैं कि जो आपका कर्ल है, तो अब कर्ल को हमें इस लाइन इंटीग्रल से रिलेट करना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कर्ल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, क्या है डेफिनेशन, वो सबसे पहले पता होना चाहिए, और फिर हमें उसका क्या निकाह करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये भी आपको दो कंसेप्ट यहाँ पर पता होने चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ द कर्ल एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनी इनफाइनेटसिमल एलिमेंट। मतलब कि एक तो कर्ल के बारे में आपको पता होना चाहिए, कर्ल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। दूसरा, यदि हम कहीं पर बात एक छोटे एलिमेंट की करते हैं, तो फिर उस छोटे एलिमेंट की हेल्प से ओवरऑल सरफेस या ओवरऑल जो टोटल रीजन है उसके या टोटल सभी एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम छोटे एलिमेंट के लिए बात करेंगे, फिर टोटल ओवरऑल रीजन के लिए हमें उसे क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। यदि हमने एलिमेंट लेंथ के लिए है तो टोटल लेंथ के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा, दैट मीन्स लाइन इंटीग्रल हो जाएगा। यदि हमने जो एलिमेंट लिया है स्मॉल एलिमेंट, वो एक सरफेस पर लिया है, तो हमें फिर सरफेस इंटीग्रल लेना होगा, ठीक है ना। यदि हमने वॉल्यूम का एलिमेंट लिया है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल यूज करना होगा। तो ज़्यादा ये यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसका कंसेप्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये आप करते रहिए पहले से, कंसेप्ट मेनली है इसका, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली इसकी राइट हैंड साइड के कंसेप्ट को यूज करूंगा और ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि कैसे ये इधर की जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ये इसके इक्वल कैसे आपकी आ जाती है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्लोज कर्व कंसीडर करूंगा और उसमें हम ये बताएंगे कि आपका जो, ठीक है बिल्कुल, चलिए सपोज करिए कि ये आपकी कोई सरफेस है, सपोज सॉरी क्लोज्ड कर्व। तो हमने ये मान लिया कि क्लोज्ड कर्व का जो ओरिएंटेशन है वो आपका लाइक दैट है, काउंटर क्लॉकवाइज, जैसा कि हमने बताया। सपोज करिए कि ये सी है, तो ओरिएंटेशन आपका हुआ काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि और करके लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब आइए, अब सपोज करिए कि अब हमारा ये हमने जो सरफेस चूज की है ये किसके अराउंड चूज किया, जो हमारा वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड हमारा क्या, वेक्टर ए, जो कि सभी पॉइंट्स पर यहां पर क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो सभी पॉइंट्स पर यहां पर डिफाइंड होगा। तो अब हमें करना क्या है, इसने जो ये कवर की, इस कर्व ने जो सरफेस कवर की, सपोज करिए कि वो सरफेस कितनी है, एस। क्लियर है। सो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि इसे डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि वेक्टर फील्ड आपके पास ए है और एक सरफेस एस या कर्व कंसीडर करेंगे।
ठीक है ना। और उसके बाद हम अपने कर्ल की डेफिनेशन को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेट अस कंसीडर ए वेक्टर फील्ड वेक्टर ए विच इज डिफाइंड, परिभाषित है, at each point in a region which is closed by, which is bound, है ना, which is bounded by a closed curve, है ना, closed curve C, and the surface S is bounded by this closed curve C. Okay, then the line integral, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं, फिर भी लिख देता हूं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड ए अराउंड द कर्व सी। क्या होगा देखिए यहां पर, ये क्लोज्ड कर्व सी टेकिंग काउंटर क्लॉकवाइज अलोंग सी A डॉट dl। ओके, नाउ अब यदि कर्ल की डेफिनेशन की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू द, अब यहां पर आपका कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द curl of any vector field, वेक्टर ए, क्या डेफिनेशन थी इसकी, यहां पर देखिएगा, कर्ल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल along a closed curve taking counterclockwise A dot dl divided by delta s and limit delta s tends to 0। ये डेफिनेशन है आपने आपकी कर्ल की। तो यहां पर आप देखिए कि जो आपकी कर्ल की डेफिनेशन है वो आपको वहां पर बताई भी गई थी इससे पहले वीडियो में, आप देख सकते हैं यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी होगी। तो यहां पर जी हाँ, ये बनाएंगे बेटा, आप बाहर जाइए थोड़ी देर। तो यहां पर आप देखिए जो हम कर्ल को डिफाइन करते हैं फॉर ए स्मॉल सरफेस एलिमेंट के लिए डिफाइन करते हैं। किसके लिए डिफाइन करते हैं? फॉर ए स्मॉल सरफेस एलिमेंट। और उस सरफेस एलिमेंट के अराउंड, हाँ बनाएंगे, जो सरफेस एलिमेंट होगा उसकी जो बाउंड्री होगी उसके अलोंग हम क्या लेते हैं, वो लाइन इंटीग्रल लेते हैं उस वेक्टर फील्ड का। दैट मीन्स कर्ल के लिए हमें करना क्या होगा कि हमें इस पूरे के पूरी सरफेस को स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स में डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं करता क्या हूं कि यहां पर लिमिट अप्लाई करता हूं, लिमिट की डेफिनेशन
कर्ल ऑफ वेक्टर ए दिस विल बी कैन राइट एज, अब आप देखिए यहाँ पर ds से डिवाइड करना थोड़ा सा एक सही नहीं लगता, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो इधर पर्टिकुलर क्वांटिटी है ये लाइन इंटीग्रल है विद डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी और एरिया को भी हम एक वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे लिखूंगा ds वेक्टर इक्वल्स टू क्लोज लाइन इंटीग्रल a डॉट dl। अब थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। ये अब आप कहेंगे कि ये तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू इसके इक्वल आई, हमें तो प्रूफ इसके इक्वल करना था। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो हमने लाइन इंटीग्रल डिफाइन किया है ये उस कर्व के अलोंग है जो कर्व इस इनफाइनाइटेसिमल सरफेस एलिमेंट को क्या करता है, बाउंड करता है। तो सबसे पहले इसे लिखने से पहले मैं इस रीजन को क्या करेंगे, स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल सरफेस एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखिए वो कैसे करेंगे, हम लाइंस की हेल्प से डिवाइड कर सकते हैं लाइक दैट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कंसेप्चुअल है काफ़ी। सपोज कीजिए कि लाइक दैट हमने कुछ इस तरीके से किया, इस रीजन को इस तरीके से स्मॉल रीजन्स में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। थोड़ा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे। ये यहाँ पर हो गया। अब देखिए ओरिएंटेशन हमारे कर्व का लाइक दैट है, तो यदि मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से करूँ कि इस पॉइंट पर आपके कर्व का ओरिएंटेशन ऐसा है, यहाँ पर मैंने ऐसे लिया, यहाँ पर ऐसे लिया, यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे चला गया। क्लियर है ना, जस्ट लाइक दैट, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ओरिएंटेशन लेंगे। मैं भी यहाँ दिखा नहीं सकता सभी जगह, तो यहाँ पर दिखाना कैसे नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ से इधर आएगा तो यहाँ से आप देखेंगे एक ओरिएंटेशन इधर से ऐसा आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे। तो इन चीज़ों को हम ऐसे ना दिखाकर हम देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका काउंटर क्लॉकवाइज ये हुआ, यहाँ पर भी ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, ये लाइक दैट। समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये इसका, ये जस्ट लाइक दैट। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन लेने होंगे, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक दैट। तो आपको ऐसे ही इस पूरे में आपको बनाने हैं। आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं और नहीं बनाना चाहे तो नहीं बना सकते। और ये जो इस तरह के जो छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं ना, हम बोलते हैं कंटूर। क्या बोलते हैं? कंटूर। इस बात का ध्यान रखिए, इस तरीके से आप पूरे में बनाओगे। तो अब आप देखिएगा कि हम यदि यहाँ पर इस तरीके से बात करें तो अब मैंने सपोज करिए कि किसी इस रीजन की बात की और इसके अराउंड ये आपके सभी रीजन्स हो जाएंगे जस्ट लाइक दैट। तो ये आपका ये हो गया है ना। तो ऐसे सपोज कीजिए कि ये जो रीजन आपका ये यहाँ पर है, इस पर जो नॉर्मल है सरफेस एलिमेंट का जो नॉर्मल है वो आपका ये एन कैप हो गया, ठीक है ना। सपोज करिए कि यहाँ पर जो वेक्टर है आपका वो वेक्टर ए ये हो गया, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया एलिमेंट होगा ds वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये एंगल आपका सपोज कर लीजिए थीटा हो गया, ठीक है ना। तो ओरिएंटेशन आपका जस्ट लाइक दैट ही है। मैंने आपको दिखाया अभी ये आपको दिखाया था यहाँ पर कि ये आपका ओरिएंटेशन ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो ये जो हमने यहाँ पर बात की है, ये जो अभी बात की है, ये सरफेस एलिमेंट के लिए हमने बात की है अलोंग दिस कर्व। और सपोज करिए कि ये कर्व आपका C1 है। यहाँ पर जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला आपका जो कर्व है वो आपका C1 है, ठीक है ना। ये कौन सा कर्व है? C1। सो इससे पहले मुझे यहाँ कंसीडर करना होगा। तो ये डेफिनेशन आपकी हो गई, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। इससे पहले अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, ये आपका यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ और ये आपका हो गया अलोंग कर्व C1, अलोंग कर्व C1, ठीक है ना। अब यदि मैं कहूँ किसी तरीके सिमिलरली कि सपोज करिए कि ये कर्व आपका C2 है, सिमिलरली
फॉर, यहां पर हम लिख सकते हैं वी डिवाइड द ओवरऑल रीजन इनटू infinitesimal surface elements by the help of a network मतलब यहां पर नेटवर्क का मतलब है जाल, नेटवर्क ऑफ द लाइन्स। क्लियर है ना? सिमिलरली फॉर कर्व C2, जो C2 कर्व की हम बात करेंगे तो वहां पर आप देखिए कि आपका जो ये वैल्यू है कर्ल ऑफ वेक्टर A डॉट ds जस्ट लाइक दैट हो जाएगा कुछ इस तरीके से C2 A डॉट, और ये जस्ट लाइक दैट इस तरह ही चलता रहेगा। क्लियर है ना? अब यहां पर आप देखिएगा कि हमें जो लाइन इंटीग्रल चाहिए वो अलोंग कर्व C चाहिए। किसके अलोंग चाहिए? कर्व C, इसके अलोंग। बट हमने छोटे छोटे रीजन्स में बात की। अब आप जरा मुझे एक बात बताइए यहां पर कि यदि मैं इन सभी एलिमेंट्स को जोड़ दूं जो यहां पर आपको दिखाई देंगे, तो जब इन सभी एलिमेंट्स को हम जोड़ने की यहां पर कोशिश करेंगे, सपोज कर लीजिए कि ये सरफेस एलिमेंट आपका ds1 है। ये क्या है आपका? ds1 आपका कोई सरफेस एलिमेंट है। सपोज कर लीजिए दिस इज ds1, या कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका चलता चले जाएगा। तो यदि हम इन सभी एलिमेंट्स को ऐड कर दे तो इन सभी एलिमेंट्स को ऐड करने पर, ठीक है, टेकिंग द समेशन ऑफ, हाँ जी, तो बना लो थोड़ा सा, समेशन ऑफ all the summation of all the summation of all the summation for all the, ठीक है, summation for all the infinitesimal सरफेस एलिमेंट्स। तो क्या होगा? आप इन्हें जब सबको ऐड करेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर A डॉट ds, ये आपका ये आ गया। इन सबको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने का मतलब क्या होगा कि सभी सरफेसेस को आप ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लेना होगा सरफेस इंटीग्रल। और इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा जो आपका ये सरफेसिस है, ये जो पूरा का पूरा आपका है, ये एक ओवरऑल सरफेस किससे फॉर्म करता है? S को। क्लियर है ना? इधर की साइड। अब इधर आइए, इन सभी लाइन इंटीग्रल्स को आपको ऐड करना है अलोंग कर्व C1। ये आपका यहाँ पर क्या है? A डॉट dl वेक्टर प्लस A डॉट dl वेक्टर अलोंग कर्व C टू एंड प्लस अप टू इन, जहाँ तक भी आपका होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि सपोज करिए ये C1 है, ये C2 है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब C1 के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इस C1 में ये हमने पूरा लाइन इंटीग्रल लिया अलोंग दिस कर्व, तो इसकी चार साइड्स आपको दिखाई दे रही होगी। तो जब यहाँ वाला इंटीग्रल और ये यहाँ वाला लिया जाएगा तो ये वाली साइड के लिए जो इंटीग्रल लिया गया अलोंग दिस ओरिएंटेशन, तो यहाँ से ऊपर की ओर लिया गया, लेकिन इस वाले रीजन के लिए कहाँ लिया गया? ऊपर से नीचे की ओर। मतलब ये हुआ कि दोनों एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस कर्व का ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट के द्वारा इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? लाइन इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपका फिनिश हुआ। सिमिलरली जब आप इस वाले रीजन की बात करेंगे तो इस वाले रीजन में ओरिएंटेशन इधर है इसके लिए और इसके लिए इधर, यानी कि ये वाला पार्ट भी आपका खत्म हो गया। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ से चारों पार्ट खत्म हो गए। फिर सिमिलरली जब आप इसके लिए जाओगे तो इसका पार्ट इसके द्वारा खत्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके द्वारा, ये वाला पार्ट इसके द्वारा।
फिर आप इधर आएंगे चल के, तो इसका ये वाला पार्ट इसके द्वारा कैंसिल हो जाएगा, इसका ये वाला पार्ट इसके द्वारा कैंसिल, इसका ये वाला पार्ट इसके द्वारा कैंसिल, तो लेकिन ये वाला पार्ट आपका बच जाएगा। सिमिलरली आप नीचे आएंगे, इसका ये वाला पार्ट इसके द्वारा कैंसिल होगा, इसका ये वाला पार्ट इसके द्वारा कैंसिल, इसका ये वाला पार्ट इसके द्वारा कैंसिल, लेकिन नीचे वाला पार्ट बच जाएगा। तो इस प्रकार बीच में जितनी भी लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये लेंथ सेगमेंट आपको दिखाई दे रही है, सभी लेंथ सेगमेंट्स आपके एक दूसरे के इंटीग्रल के जस्ट अपोजिट ओरिएंटेशन के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ कौन से बचेंगे? आपके बाउंड्री वाले। That means the sum of all these integrals will be the line integral along the boundary of this curve. ठीक है ना? So we can write this term as along curve C, which is a closed curve counterclockwise A dot ds, implies that the closed line integral along a curve C A dot dl is equal to closed surface integral as curl of vector A dot ds, या और करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं द क्लोज लाइन इंटीग्रल अलोंग कर्व C A dot dl सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस A डॉट n कैप ds, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज द स्टोक्स थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर हम स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से अपने लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में काफ़ी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए? सपोज करिए कि आप देखिए कि आपको कोई वेक्टर दे दिया गया, या कोई आप कह दीजिए कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका यहाँ से चलकर पहले इस लाइन के लॉन्ग चलता है, फिर इस लाइन के लॉन्ग चलता है, फिर इस लाइन के लॉन्ग चलता है, और फिर इस लाइन के लॉन्ग चलता है। तो ये आपका O से चलकर A पर पहुंचता है, A से चलकर B पर, B से चलकर C पर, C से चलकर फिर O। तो एक क्लोज कर्व इसने C कवर कर दिया। अब कहता है कि टोटल वर्क डन निकालिए। वर्क डन आपका होगा F डॉट dr, यानी कि dl आपका हो गया। तो आपको निकालना है अलोंग दिस कर्व A B C D। तो अब आपके पास दो तरीके, जब आप ये वैल्यूज निकालोगे, अगर हम निकालना सिखाएंगे तो पहले आपको O से A तक जाना पड़ेगा लाइन इंटीग्रल, फिर A से B, फिर B से C, C से O, तो 4 पार्ट में आपका लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट होगा। लेकिन इन केस ऑफ सरफेस इंटीग्रल आप देखेंगे कि इस जो सरफेस आपको दी गई है, इस सरफेस के केवल और केवल एक ही डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन वो हो गई है। तो जब ये सरफेस एरिया में आप कन्वर्ट करेंगे, सरफेस एरिया में कन्वर्ट करेंगे, तो केवल एक ही इंटीग्रल से आपकी वैल्यूज इजीली सोल्व हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट आप देखिए कि जब हम किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जनरली वो टर्म आपकी क्या होती है? छोटी होती है डिफरेंशिएशन के बाद। तो यहाँ पर हम इस वेक्टर का क्या लेंगे? कर्ल लेंगे। तो कर्ल ए से मतलब होगा कि ये जो टर्म ए है यहाँ पर ये मिनिमाइज हो जाएगी, और इसका सरफेस इंटीग्रल और भी ईजी हो जाएगा। तो दो बेनिफिट हुए, एक ए इज मिनिमाइज हो गया वेरिएबल्स की फॉर्म में, दूसरा आपका जो 4 पार्ट्स में इंटीग्रल डिवाइड होना था वो एक सिंगल पार्ट में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स आपको इन थ्योरम्स के देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में सपोज कर ले कि आपके पास एक क्यूब है, और क्यूब के लिए आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो सरफेस इंटीग्रल जब क्यूब के लिए निकालेंगे तो उसकी 6 फेसेस होंगे, और उन 6 फेसेस के लिए आपको अलग अलग सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना होगा। जबकि यदि उस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूमिक इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ओवरऑल वॉल्यूम आपका एक बार के में ही निकाला जा सकता है। तो ये बेनिफिट्स आपको किससे होते हैं? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम से आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको एक थ्योरम और बचती है जिसने नाम दिया था ग्रीन्स थ्योरम। तो इसके बाद हमारा जो डिस्कशन होगा वो ग्रीन थ्योरम पे होगा, और छोटा सा एक डिस्कशन हमारा हेल्महोल्ट्ज थ्योरम पर होगा। उसके बाद हम इनसे एडिट कुछ प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश करेंगे। सो लगातार वीडियो को कंप्लीट देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।